हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। साथ में आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ये जो आपको वीडियोस जो आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारी ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आपके पास दोनों ही अवेलेबल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगा, साथ में आप प्रिंट भी करवा सकते हैं सभी पीडीएफ्स को। ठीक है, तो यदि आप इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए इस पीडीएफ कोर्स में तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से सीधा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, साथ में व्याख्याता का कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है हमारे मोबाइल ऐप में, तो यदि आप इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको क्वेरीज हैं तो इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मेथड्स देख रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि 2 प्रकार की विधियां होती हैं। और वो कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो पहला हमने देखा था सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मनिष्ठ विधियां कही जाती हैं। तो सब्जेक्टिव के अंतर्गत हम देख रहे थे इंट्रोस्पेक्टिव और दूसरा था एनेक्डोटल। इंट्रोस्पेक्टिव आत्मनिरीक्षण विधि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं एनेक्डोटल मेथड। ठीक है, गाथा वर्णन विधि जिसको हम कहते हैं। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं गाथा वर्णन विधि से। तो ये गाथा वर्णन क्या होता है, एनेक्डोटल क्या होता है? तो एनेक्डोट्स का मतलब होता है कि कोई हम क्या बता रहे हैं, कुछ चीज को बता रहे हैं, यानी कि कोई कहानी। जो इसका मीनिंग यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें ना, एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है? कोई कहानी, एनेक्डोट होता है। ठीक है, अब वो बताना है आपको किसी, जैसे कि आप न्यूज़पेपर जब रीड करते हो ना तो आप कोई स्टोरी आने से पहले वहां पे बहुत सारे, जब आप वहां पे देखोगे एडिटोरियल पेज में, तो वो स्टार्ट कैसे करते हैं? ऐसे स्टार्ट करेंगे, किसी कोई स्टोरी बताने लगेंगे, उसके बाद जो मेन पॉइंट है वहां से स्टार्ट करते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं एडिटोरियल की बात कर रही हूँ, जहाँ पे एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है ना, संपादकीय वाला सेक्शन वाला न्यूज़पेपर में। तो एनेक्डोट्स का मतलब होता है गाथा। अब गाथा स्टोरी, अब इसका मतलब क्या? इस विधि का प्रयोग क्यों किया गया शैक्षिक मनोविज्ञान में? आइए देखते हैं, समझ लेते हैं। तो प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, इसके अंतर्गत क्या होता है कि पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना है। ठीक, फिर in this method the person describes some of his past experience or behavior and the psychologist listen to it and prepares an account and draws his or her conclusion on the basis of it। क्या बताया गया है कि इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है और मनोवैज्ञानिक फिर क्या करते हैं? तो उसे सुनते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ, उसे सुनते हैं और एक लेखा तैयार कर लेते हैं और उसके आधार पर वह निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यदि आप कुछ स्टोरी बताओ, अब स्टोरी आप कैसी स्टोरी बताओगे? आप अपने अनुभव बताइए, आप अपने व्यवहारों का वर्णन करोगे और उसके बाद आप किसी साइकोलॉजिस्ट के सामने बोल रहे हो, तो अब आपने जो कहा है ना उस आधार पर वो निष्कर्ष निकाल लेंगे। यही होता है गाथा वर्णन विधि। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है आपको पता है? तो इसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि ये बताओ, क्या व्यक्ति को पूरी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होती है? क्या नहीं याद होती है? हर चीज हम पूरा एक एक चीज को रिकॉल नहीं कर सकते जो भी एक्यूरेट हो।
क्या एक्यूरेटली आप बता सकते हो? नहीं, थोड़ा तो कुछ 19-20 होता है, कुछ चीजें हम कुछ अपने से भी ऐड कर देते हैं या फिर कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो बस वही चीज लिखी गई है यहाँ पे कि इस विधि का मुख्य दोष यह है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार को ठीक पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। पुनः स्मरण करना है, आप अपने सपना भी हम मान करके चल रहे हैं, आप अपना सपना, आपने सपना देखा, आप किसी को बता रहे हो, आप उस सपने में भी एग्जैक्ट बहुत अच्छा एकदम बताओगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं बताओगे, बिल्कुल बताओगे, लेकिन थोड़ा तो 19-20 होता है ना। आप कुछ चीज भूल गए या फिर आपने कुछ चीज मिर्च मसाला ऐड कर दिया, किसी को हम किसी की बात भी बताते हैं तो वो मिर्च मसाला ऐड ही हो जाता है उसमें, ठीक है। तो बस यही है, तो इसका सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो पुनः स्मरण नहीं कर पाते हम ठीक। और इसके अलावा और क्या है कि वह उससे संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है, व्यक्ति भूल जाता है और कुछ को अपनी ओर से जोड़ देता है। कुछ हमने भूल गया, कुछ हमने अपनी ओर से जोड़ दिया, हाँ ऐसा था। तो ये अनुभव एवं व्यवहार के ये क्या, ये दोष माने गए हैं, ठीक, इस विधि के अंतर्गत। तो इसीलिए हम बोलेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं, स्किनर बोल रहे हैं और उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। Therefore describing the method as unreliable, यानी कि स्किनर ने इस विधि को अविश्वसनीय बताते हुए कहा है कि गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या बोला इन्होंने कि द रिजल्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज द सब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टोरी टेलिंग मेथड, सब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टोरी टेलिंग मेथड, कि आपने बताया, क्या पता एकदम सच है, क्या एक्यूरेट है, इस वजह से उन्होंने बोला कि इसमें हम विश्वास नहीं कर सकते हैं इस विधि में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर गाथा वर्णन विधि आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं है, इसका उपयोग पूरक विधि के रूप में किया जाता है। द स्टोरी टेलिंग मेथड में स्टोरी बता रहे हैं, हम अपने व्यवहार अनुभव स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी के माध्यम से, इज नॉट रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय नहीं है। क्यों विश्वसनीय नहीं है? ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर आपको बता रहे हो आप कुछ चीज, है ना। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब आपको लिखने हैं, अब आप उसमें लिख रहे हो, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है, ठीक। इट इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री मेथड, यानी कि आप पूरक विधि के रूप में भले यूज कर लो, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधि के अंतर्गत आप इस विधि को प्रयोग में नहीं ला सकते। अब आप ये बताओ, हमने क्या देखा, हमने ये स्टार्ट किया था सब्जेक्टिव मेथड में हमने देखा इंट्रोस्पेक्शन और एनेक्डोटल, ये दोनों ही मेथड ऐसे हैं कि आप इन पे जो है पूरा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड मतलब ये क्या है, वस्तुनिष्ठ, कौन सा, तो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं ये, वास्तुनिष्ठ विधियां, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेथड की अब हम बात करेंगे। हमने बहुत सारा देखा है, मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आपको सब चीज रटी हुई है, हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने आए हैं, हम पढ़ेंगे और फिर याद करेंगे, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हमने देखा, वास्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत हमने पहला पॉइंट जो देखा था, तो हमने प्रयोगात्मक विधि देखा था, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा। अब ये बताओ, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ प्री डिटरमाइंड कंडीशंस, पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन इस विधि के अंतर्गत किया जाएगा। पूर्व निर्धारित दशाएं क्या है, पूर्व निर्धारित दशाओं में, प्री डिटरमाइंड कंडीशन में, ठीक है। अब ये चीजें ही एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रश्न में पूछी जाती हैं, तो ये जो है आपका क्या बनेगा, एक शॉर्ट में याद करने का तरीका है ये, ठीक है। इसमें क्या है, पूर्व निर्धारित दशाओं में व्यवहार का अध्ययन। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है, ये विधि, इसका अर्थ क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। Now we discuss the experimental method is a type of controlled observation method. क्या है ये, नियंत्रित निरीक्षण विधि है, नियंत्रित निरीक्षण विधि। In this method the user himself studies the behavior of a person in the circumstances or the environment determined by him or collect facts about a problem। क्या बताया गया कि इस प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत, तो इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। क्या बोला गया है, इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा,
तो आपने निर्धारित कर लिया क्या, तो परिस्थितियां, वातावरण, और उसके बाद में आप अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन करके आप तथ्यों को एकत्र कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट करने जाते थे, यदि आप साइंस बैकग्राउंड के, यानी कि आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल किया होगा, आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, बायो प्रैक्टिकल, ये सब प्रैक्टिकल आपने किया होगा, नहीं किया तो भी डजेंट मैटर, ठीक है। 9वीं 10वीं तो सबने पढ़ा है ना, उसमें भी रहता है ना, ये कोई नहीं बोलेगा नहीं नहीं हम तो भैया आर्ट्स के हैं, हम तो ये है, हम तो वो है, तो सबने 9वीं 10वीं पढ़ा है, उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लिया है, तो सभी ने किया है प्रैक्टिकल। क्या करते थे आप लोग, आप जाते थे वहां पे, देखते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, रीडिंग लिखते थे ना, बिल्कुल लिखते थे, बस वही तो है, और क्या है ये, ठीक है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट इसमें क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट हैव स्टडीड नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ अ चिल्ड्रन, नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंडिविजुअल्स, बट आल्सो द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स लाइक रैट्स, कैट्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग दिस मेथड। यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, तो इस विधि का प्रयोग करके उन्होंने न केवल बालकों यानी कि बच्चों और व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया है, वरन चूहों, बिल्लियों आदि पशुओं के व्यवहार का भी इन्होंने अध्ययन किया है, इसी विधि का प्रयोग करके, इसी मेथड को यूज करके। कौन सा मेथड है, बोलो साथ में बोलो, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रयोगात्मक विधि है। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग। फिर क्या आता है, डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्रू एंड क्रू हैव रिटन। व्हाट क्रू एंड क्रू हैव रिटन, दे हैव रिटन दैट द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इज टू टेस्ट अ बिलीफ और आइडिया related to human behavior under certain circumstances or condition। इन्होंने कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है ब्यूटीफुली, इन्होंने अर्थ को ही तो लिख दिया। क्या लिखा है इन्होंने, कि इस प्रकार के प्रयोग का उद्देश्य बताते हुए क्रू एवं क्रू ने लिखा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण ही करना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, निश्चित परिस्थिति या दशाओं में, है ना, यानी कि बिल्कुल ये वाला कंडीशन है। उसके बाद में ह्यूमन बिहेवियर को आप क्या करो, आप ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी करना है। मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण एक्सपेरिमेंट मेथड में किया जाएगा, प्रयोगात्मक विधि में किया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। फिर यदि हम इसके गुण देखें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि इस विधि, प्रयोगात्मक विधि के गुण क्या है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। कैसे यह एक वैज्ञानिक विधि है, वैसे देखा जाए तो शैक्षिक मनोविज्ञान को आप पढ़ ही सकते हो केवल और केवल वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से। इंट्रोस्पेक्शन को हमने देख लिया था कि इंट्रोस्पेक्शन जो आत्मनिरीक्षण विधि थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो वैज्ञानिक नहीं थी, इसलिए हमने उसे नकार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक विधि है। कैसे एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसके द्वारा सही आंकड़े और तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हम वहां पे अपनी नोटबुक में क्या लिखते हैं, वहां पे जो टीचर्स रहते हैं वो क्या सिखाते हैं, वो बोलते हैं क्या नहीं आ रहा है तो छोड़ो रहने दो, नहीं, वहां पे हमें क्या सिखाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि जो हमें दिख रहा है, हमारी रीडिंग कितनी आई, हमसे कितना निकला है, हम उसको लिखते हैं, ठीक है। हम वहां पे कंपेयर नहीं करते, अरे तू बता तेरा कितना आया, तू बता तेरा कितना है, तो ये तो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या दिखा है, हमें जो दिखा है हमने वो लिखा। इसका मतलब साइंटिफिक क्यों है, बिकॉज बाय दिस करेक्ट डेटा एंड फैक्ट्स कैन बी कलेक्टेड, यानी कि सही सही आंकड़े और तथ्य आप इससे क्या कर सकते हो, एकत्र कर सकते हो, आप इससे कलेक्ट कर सकते हो। फिर क्या बताया गया, दूसरा इसका गुण क्या है, निष्कर्षों की जांच संभव है, ठीक है, यानी कि पॉसिबल वेरिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन, द वैरायटी ऑफ द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड कैन बी चेक्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। हमने बोल दिया हमारा ना रीडिंग आ गया, ठीक है, अच्छा आया, टीचर आई, अब बोली दिखाओ, करके दिखाओ, करके आपने दिखाया, बोले नहीं आ रहा, रुको करके दिखा रहे, अब आप वहां पे रीचेक कर सकते हो, ठीक है, देखो आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल एक बार हमने बोल दिया तो बोल दिया बस, नहीं, अब दोबारा करके दिखा सकते हो, यानी कि रिपीट कर सकते हो और उसके बाद में फिर आप निष्कर्ष निकालो कि नहीं ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच प्रयोग को दोहराकर की जा सकती है। अब देखो ये जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये किसके गुण हैं, किस विधि के गुण हैं, तो ये चीज को याद रखना है आप लोगों को, है ना।
फिर उसके बाद विश्वसनीय निष्कर्ष है, रिलायबल कंक्लूजन है। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आती है कि इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष सत्य और विश्वसनीय है, जो कि बिल्कुल, क्योंकि साइंटिफिक है और जांच हम दोबारा कर सकते हैं, इसीलिए क्या रिलायबल है, आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन इससे पहले वाले एनेक्डोटल पे आप भरोसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हो सकता है व्यक्ति भूल गया बातों को, हो सकता है मिर्च मसाला ऐड हो चुका है, हमें क्या पता, सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है हम तो वही सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रिलायबल है, सत्यता यानी कि ये क्या, विश्वसनीय, भरोसा कर सकते हो। द कंक्लूजन obtained by this method are true and reliable। क्लियर है। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। कैसे मिलता है कि इस विधि का प्रयोग करके शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे कि वही कौन से शिक्षा संबंधी, कि लैब में जो हम जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखते हैं फिर हम लोग, यानी कि कुछ उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए क्या है उपयोगी तथ्य, आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड ट्रो, दिस मेथड हैज शेड लाइट ऑन मेनी न्यू एंड यूजफुल फैक्ट्स such as what useful methods should be used for teaching, what should be the maximum number of students in the class, on what principles should the curriculum be built, what method should be used to properly assess the knowledge of students। क्या बताया जा रहा है कि क्रो व क्रो के अनुसार इस विधि ने अनेक नवीन और उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला है। ऐसे कौन से नवीन और उपयोगी तथ्य हैं जिस पर इस विधि ने प्रकाश डाला, वो ये है कि शिक्षण के लिए किन उपयोगी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो सही नहीं, बिल्कुल हटा दो, दूसरे को लाओ, एक सही नहीं दूसरे को लाओ। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट करते जाओ, प्रयोग कर रहे हो आप, ठीक। फिर क्या है, कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो दूसरे सेक्शन में डाल दो उन बच्चों को, ठीक है। अधिक बच्चे नहीं हो रहा है, कुछ चीज नहीं हो रहा है, कुछ भी डेटा कलेक्ट या फिर कुछ भी चीजें नहीं हो रही है, प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग करना है, बिल्कुल प्रयोग करते जाइए। फिर क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। हम ऐसा कौन सा सिद्धांत अपनाएं जिसमें से हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहली के बच्चे को 11वीं कक्षा का सिलेबस पढ़ाने लग जाए। आप पढ़ाने लग जाओगे क्या? नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि पाठ्यक्रम का आपको निर्माण करना है तो किन सिद्धांतों के आधार पर आपको करना है। सिद्धांत कैसे आएंगे कि सिद्धांत ये कैसे आए हैं कि इन बच्चों को ये पढ़ाना है, इन बच्चों को ये पढ़ाना है, इन बच्चों को ये पढ़ाना है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग ही तो किया जाता है, और क्या किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, छात्रों के ज्ञान का ठीक मूल्यांकन करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी इस विधि ने बता दिया कि हमको किन विधियों का। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करो, जान जाओ कि आखिर आपको किस तरीके से आप मूल्यांकन कर पाओगे बच्चों का अच्छी तरीके से। आपको रेगुलर एग्जाम लेना है, रेगुलर एग्जाम इन व्हाट सेंस, क्या आप डेली टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, हम ले रहे हैं, हमने जो पढ़ाया कल आपका टेस्ट है, बिल्कुल बताना याद है कि नहीं, हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद में क्या मंथली टेस्ट हो रहा है, क्या 3 माह में, क्या 6 माह में, क्या वार्षिक, तो त्रैमासिक हो गया, अर्धमासिक हो गया। तो ये मूल्यांकन करने का तरीका, इवन किन विधियों का प्रयोग करोगे आप, तो ये भी इस मेथड के जरिए पता चल जाता है। तो क्रो और क्रो ये बोलते हैं कि ये बड़ी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया है। पहला क्या था कि हमने टीचिंग क्या है, कि मेथड क्या होना चाहिए टीचिंग का, व्हाट यूजफुल मेथड शुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए कौन सा मेथड आपको यूज करना है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहने चाहिए क्लास में। फिर प्रिंसिपल कौन सा आपको यूज करना है कैरिकुलम को बिल्ड करने के लिए। फिर आप किस तरीके से बच्चों को प्रॉपरली एसेस कर पाओगे उनके नॉलेज को, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया गया, क्या इसमें इतनी अच्छाई है, कुछ दोष नहीं है जी, देख लेते हैं दोष है कि नहीं। तो प्रयोग की कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियलिटी इन यूज, स्वाभाविक प्रयोग के लिए परिस्थितियों का निर्माण चाहे जितनी भी सतर्कता से किया जाए पर उनमें थोड़ी बहुत कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाया है। यहाँ पे बोला गया ना, हम अपने अकॉर्डिंग परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। क्या आप हमेशा निर्माण कर सकते हैं? नो मैटर हाउ केयरफुली द कंडीशंस फॉर नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन आर क्रिएटेड, इट इज नेचुरल फॉर सम आर्टिफिशियलिटी टू कम इन देम। आप चाहे कितना भी एक रूम में आप ऐसा बना दो कि आप ना शिमला में
यहीं बैठे हुए हैं, आप ना यानी कि कश्मीर में ही है, लेकिन कुछ तो पता चल जाएगा। नहीं नहीं, तुम आपने तो बना रखा है, यानी कि आप तो अपने घर में हो, केवल ऐसा दिखा रहे हो कि स्नोफॉल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रियलिटी नहीं है वो, आपने बनाया है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसका दोष है। क्यों? क्योंकि इसमें शुरू में बोल दिया गया कि हम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, हम कंडीशंस को अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे और उसके बाद में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, समझ में आया? फिर उसके बाद आगे देखते हैं, इम्पॉसिबल एंड इम्प्रॉपर कंट्रोल ऑफ आर्टिफिशियल कंडीशंस। क्या बताया जा रहा है? कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव और अनुचित है। असंभव है यानी कि प्रत्येक प्रयोग के लिए न तो कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाना संभव है और न किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, बालकों में भय, क्रोध या कायरता उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाना सर्वथा अनुचित है। यानी कि बच्चे को आप क्या कर रहे हो? कंप्लीटली इन दिस इज इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर should it be possible to create artificial conditions for each experiment. For example, it is completely inappropriate to create situations to create fear, anger or cowardice in children. यानी कि बच्चों को डराना है आपको, तो क्या उनको आप मतलब कि किस तरीके से आप कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं? ठीक है, गुस्सा दिलवाना यानी कि बच्चों में भय, क्रोध या कायरता उत्पन्न करने के लिए हमेशा परिस्थितियों का निर्माण क्या किया जाना सही है। यानी कि डर क्या होता है दिखाने के लिए, यानी कि आप उसको छत से आधा दूर लटका ही दे तो ही आप उनको बता पाएंगे। पता चला हाथ छूट गया तो समझ में आ रहा है? तो यानी कि आप बस अब पता चला डर क्या होता है। अरे भाई वो नीचे गिर गया और तुम पता करने की बस बात कर रहे हो, तो ये परिस्थितियां निर्माण ये सही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें डिफिकल्टी इन गेटिंग यूजिबिलिटी सपोर्ट, यानी कि प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। तो प्रयोज्य अर्थात जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है उसमें प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है, अतः प्रयोगकर्ता को उसका सहयोग प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि आप बोलो जब मैं तुमको दिखाता हूँ डर क्या होता है, अरे डर क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है चलो दिखाओ मुझे डर क्या होता है, तो ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि यूजिबिलिटी मीन्स दैट द पर्सन और whom the experiment is done does not have any kind of interest in the experiment. उसका इंटरेस्ट नहीं है आपको, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं नहीं तुम चलो ना, मुझे तो एक्सपेरिमेंट करना है। अरे एक्सपेरिमेंट तुमको करना है ना, वो क्यों आए? आप अपने से देख लीजिए। तो यानी कि डिफिकल्ट है, कठिन है ये। ठीक है, therefore the user has to face a lot of difficulty in getting his cooperation. ठीक, समझ में आया? फिर क्या इम्पॉसिबल टू नो द मेंटल स्टेट ऑफ द यूजर। प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव है। आपने पूछा अब पता चला डर क्या होता है, अब पता चला कि उसकी तो जान जा रही थी, अब आप बोलो पता चला है। तो जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है उसके व्यवहार का अस्वाभाविक और आडंबरपूर्ण हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन ऑन होम इट इज यूज्ड बिकम्स अननेचुरल एंड पॉम्पस। यानी कि उसकी जान जा रही थी, डर लगा नहीं लगा मुझे तो बिल्कुल भी, यानी कि वो तो एकदम नॉर्मल हो गया आपके सामने। आप बोले मैंने तो इतना इसको आधा दूर लटका दिया था। मैं केवल आपको उदाहरण से समझा रही हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। अदरवाइज आप अपने तरीके से इसे समझना चाहते हैं तो अपने तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। फिर आप बोलो डर पता चला क्या होता है, बोले नहीं मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। ठीक है, तो therefore it is often impossible to get a real knowledge of his mental state. आप क्या जानो उसके दिमाग में क्या है, आप क्या जानो उसने क्या अनुभव किया। तो अतः उसकी मानसिक दशा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना प्रायः असंभव हो जाता है, प्रायः असंभव हो जाता है। ठीक है, फिर क्या इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इंटरनल कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेटर। प्रयोज्य की आंतरिक दशाओं का नियंत्रण असंभव है। प्रयोज्य की मानसिक दशाओं को प्रभावित करने वाले सब बाह्य कारकों पर पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो सकता है। बाह्य कारक को नियंत्रित कर सकते हो, पर उसकी आंतरिक दशाओं पर इस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करना असंभव है। ऐसी स्थिति में प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष पूर्ण रूपेण सत्य और विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं। It may be possible to have complete control over the external factors affecting the mental states of the person. आप कंट्रोल कर सकते हो, आप बाकी चीज को, यानी कि लाइट अंधेरा आपको दिखाना है, आप लाइट को कंट्रोल करोगे। लाइट कैसी जलनी चाहिए, पहले धीरे 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 फिर अंधेरा हो या डार्कली अंधेरा हो, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू एस्टैब्लिश सच कंट्रोल ओवर हिज इंटरनल स्टेट। लेकिन ये पूरी तरीके से असंभव है कि आप
उसके अंदर में घुस सकते हो क्या? नहीं घुस सकते हो ना, यानी कि आंतरिक दशाओं को आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, इन सच अ सिचुएशन द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड बाय द यूजर कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लीटली ट्रू और रिलायबल। और ऐसी स्थिति में जब आपने जो निष्कर्ष निकाले वो पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं हो सकते, सत्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप बोल रहे हो पता चला डर क्या, वो बोल रहा नहीं बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। अब आप बोले हो अरे मैंने तो तुमको इतना पूरा झुला दिया था कि तुम गिर जाते, तुमको डर नहीं लगा। नहीं मुझे डर नहीं लगा। अब आप क्या करोगे, आपने निष्कर्ष निकाल दिया हाँ डर लगा या नहीं, आप अपने अनुसार लिख दियो, लेकिन आप तो उसके बारे में नहीं जाने ना कि उसने क्या फील किया है। इसीलिए ये मेथड में ये सारी कमियां यहाँ पे बताई गई। डिस्पाइट इट फ्लॉज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज जनरली एक्सेप्टेड एज द बेस्ट मेथड ऑफ रिसर्च। अपने दोषों के बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि को सामान्य रूप से अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि स्वीकार किया जाता है कि नहीं? प्रयोग करोगे नहीं तो जानोगे कैसे? समझ में आ रहा है? यानी कि इतनी कमियां तो हैं कि ऐसा है वैसा है, आप नहीं जान सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बेस्ट मेथड है। क्या है? बेस्ट मेथड है, ठीक है। और स्किनर का मत है कि कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज ऑफन कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड फॉर सम रिसर्च। कुछ रिसर्च के लिए तो ये सबसे बेस्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये स्किनर का कहना है। भले ही इसमें बहुत सारे दोष हैं लेकिन है तो सही ना। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको पता तो चल रहा है, आपको पता तो चल रहा है, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या है? एडिक्वेट वर्क कैन बी डन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजिंग द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या है? प्रयोगात्मक विधि से बालकों के असामान्य व्यवहारों को ज्ञात कर उनको सामान्य बनाने की दिशा में पर्याप्त कार्य किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में तो वहां पे कौन है? बच्चे हैं। अब बच्चों के बारे में अध्ययन है तो आप इस विधि का प्रयोग करके आप उन्हें सामान्य बना सकते हैं, ठीक। और इस विधि के प्रयोग में समायोजन में सहायता मिलती है। यूजिंग दिस मेथड्स हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, एडजस्ट करने में जो है सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने आपका प्रयोगात्मक विधि देखा है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट अपने सेशन में कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूंगी और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि अभी जो है कोर्स में 50% की छूट दी जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल जो है, यदि व्याख्याता का कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सहायक शिक्षक का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एवं आने वाले समय में जो है बस कुछ ही दिनों के अंतर्गत और भी विषयों के कोर्स जो है लॉन्च होने वाले हैं, तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो इस 50% की छूट जरूर प्राप्त करिए और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग यदि आपकी इच्छा है तो। और साथ में यदि आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो आपको मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैं आज के सेशन को एंड करूंगी, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।